सबसे पहला आज का जो टॉपिक है वो है, हेडिंग बना लो, हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर बेस्ड डायमेंशन। फेयर नोट्स बनाना सब बच्चे। बेस्ड डायमेंशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है? आपने शायद 9th या 10th में कभी पढ़ा हो, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डेफिनेशन भी साथ साथ नोट करना। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। जैसे आजकल बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ना? यस। आफ्टरनून में हमारा टेम्परेचर 40 प्लस है। इसका क्या मतलब हुआ कि बाहर का एटमॉस्फेयर का और अर्थ का टेम्परेचर इतना हो गया है, जबकि विंटर में ये टेम्परेचर 15 डिग्री, और अगर आप हिल स्टेशन में जाते हो तो ये टेम्परेचर 3 डिग्री, और फॉरेन कंट्री में कई जगह पे तो ये टेम्परेचर -20 डिग्री पे भी चला जाता है। तो वो जितना टेम्परेचर कम होता है उतनी बॉडी कोल्ड होती है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है उतनी बॉडी हॉट होती है। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। ओके ओके ओके। टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। आपको याद होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी ना मैंने? Yes. कौन कौन? सर Length, mass, temperature, टाइम, टेम्परेचर, luminescent density, इंटेंसिटी, current, amount of amount of substance, substance, amount of substance, Stella, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और क्वांटिटी amount of substance, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब फंडामेंटल है। हम इसके लिए क्या यूज करते हैं डायमेंशन में? एम। इसके लिए क्या यूज करते हैं? एल। इसके लिए क्या यूज करते हैं? टी। करंट के लिए हम यूज करते हैं ए। आज हम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, इसका डायमेंशन हम यूज करेंगे K1। के क्यों लिया हमने? बिकॉज साइंटिस्ट के नाम से ले लिया, केल्विन। तो जहां पर भी आपको टेम्परेचर दिखेगा ना, उसके डायमेंशन आप लेंगे K1। सर 12 बताना सर, लेट ज्वाइन हुआ। टेम्परेचर आएगा तो आप K2 लेंगे। अगर 3 बार टेम्परेचर आएगा तो आप K3। जैसे आप मास को लेते हो ना, 2 बार आता है तो M2। ऐसे ही अब किसी फॉर्मूले में जितनी बार टेम्परेचर आएगा उतनी बार आप K की पावर करेंगे, उतनी बार आप क्या करेंगे? K की पावर करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? yes sir, चलो मैं अभी yes sir, पहला डायमेंशन बता रहा हूँ मैं आपको अभी। और वो सर एक मिनट सर नोट कर लेते हैं सर, एक मिनट। वो पहला डायमेंशन ही टेम्परेचर का हो। टेम्परेचर का डायमेंशन हम लिखेंगे M0, M0, L0, जीरो, T0, K1, और K। अब आप 4 में डायमेंशन लिखोगे, 4 में। 3 तो हम लिखते ही हैं हमेशा, मास, लेंथ और टाइम। अब हम किस में करेंगे? 4 के अंदर, M0, L0, T0, K1। क्या आप में से कोई बता सकता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज करते हो? थर्मोमीटर। थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको और भी दे रहा हूँ साथ साथ।
device which is used to measure the temperature is called thermometer. जो हमारे घर में थर्मोमीटर हम यूज करते हैं इसको बोलते हैं मर्करी बेस्ड थर्मोमीटर। इसके अंदर मर्करी होता है जो आपको टेम्परेचर बताता है, लेकिन ये टेम्परेचर आप फ़ारेनहाइट में पढ़ते हो, पता है आपको? यस सर। और यस टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। तो केल्विन को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को केल्विन बनाने के लिए कुछ फॉर्मूले जिसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, जब टेम्परेचर थर्मोडायनामिक्स चैप्टर आएगा हमारा फिजिक्स में तब इसकी डिटेल में जाएंगे। आज हम सिर्फ टेम्परेचर के डायमेंशन पे बात करेंगे। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्या ये पहला आपको समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. यस सर। यस सर। आपको समझ में आ गया बेटा? सर यस सर पायरोमीटर भी तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है ना? बिल्कुल, वो हाई टेम्परेचर। अच्छा पूछा बेटा आपने। पायरोमीटर जो होता है वो इतना अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए, अल्ट्रा हाई। अल्ट्रा हाई का मतलब जैसे भट्ठे में ईंट बनती है ना, भट्टियों के अंदर उनका टेम्परेचर Yes, होता है sir. 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा। तो वहाँ ये थर्मोमीटर काम नहीं करते हैं, वहां पर रेडिएशन पायरोमीटर होते हैं, रेडिएशन पायरोमीटर। ये सारी डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। चलो, जो जो आपके माइंड में डाउट्स हो ना बेटा पूछते रहा करो। जितनी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो उतना आपको फायदा होगा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल सही कहा आपने। पायरोमीटर इज आल्सो यूज टू मेजर टेम्परेचर। थर्मोमीटर लो टेम्परेचर मेजर करता है और ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए काम आता है। अब इसमें क्या कुछ होगा वो मैकेनिज्म तो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ना है वो ये कि टेम्परेचर के डायमेंशन क्या होते हैं बेटा? केवल सर सर टेम्परेचर के डायमेंशन में सर A0 बेटा आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, लाउडली बोलो। सर टेम्परेचर के डायमेंशन में सर A0 लिख सकते हैं? नहीं, आप करंट को मत लेके आओ इसमें। आप ये तीन तो फंडामेंटल बेसिक है ही, ऐसे तो फिर 7 लिख लो, 7 के Yes. 7 लिखने पड़ेंगे। यस काम नहीं करना हमने। M0 L0 T0 A0 कैंडला 0 मोल 0 K1 ऐसा नहीं करना। ये तीन लेने हैं और साथ में जो चौथी क्वांटिटी आ रही है वो लेनी है। 7 फंडामेंटल है ना, सबके डायमेंशन है। तो जब करंट के आएंगे तब करंट का लेंगे, जब टेम्परेचर के आएंगे तब टेम्परेचर। हाँ, किसी में दोनों आ गए, अगर अगर किसी में दोनों आ गए फिर आपका लेंगे। ओके, यस चलो सेकंड पे आते हैं बेटा। सेकंड पे, सेकंड आराम से करेंगे, ज्यादा डायमेंशन नहीं है, डिटेल में समझेंगे आपका इसको। सेकंड, हीट। चैप्टर का नाम मैंने क्या बनाया था? टेम्परेचर एंड हीट। आप में से कोई डिफाइन कर सकता है हीट को? सर डायमेंशन होता है। डायमेंशन नहीं, हीट को डिफाइन कर सकता है कोई? एनीबॉडी? नाम बोलना पहले। नव्या आप कर सकते हो? सर यस, कौन? नाम बोलो। आदित्य सर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड नाम बोलो, नाम पहले। आदित्य आदित्य, वीडियो ऑन करो अपना। अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। आदित्य बोलना दोबारा से। अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ एनर्जी। आदित्य के अकॉर्डिंग कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होता, वीडियो पे ही हो आप, शर्माओ नहीं। अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्चुअली आदित्य के अकॉर्डिंग इट इज एनर्जी। यस, हीट इज ए form of energy. Very good, Aditya. It is a form of energy. It is a form of energy which flow from high temperature to the
टू लो टेम्परेचर। ये एनर्जी, मान लो एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर है 300 केल्विन। एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर है 100 केल्विन। तो आप बता सकते हैं हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? सर 300 300 से 100 100 300 से 100 की तरफ। ऐसे हीट किस फॉर्म में फ्लो करती है? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जैसे सन से हमारे पास हीट आती है, सन से, दिस इज सन। सन से हमारे पास हीट आती है ना, बोलो यस और नो। Yes, sir. सर दिस इज अर्थ। हमारे पास सन से लाइट भी आती है और हीट भी आती है। Yes, sir. लाइट हीट नहीं है, ध्यान रखना। जो सन से हमारे पास रेडिएशन आती हैं, 3 तरह की होती हैं। एक अल्ट्रावायलेट रेज, एक विजिबल रेज और एक इंफ्रारेड रेज। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इंफ्रारेड। ये हीट रेडिएशन है। अल्ट्रावायलेट तो हमारी अर्थ तक पहुंचती नहीं, आपने शायद पढ़ा होगा, ओजोन लेयर उसको नहीं आने Sir. देती। यस सर। yes, sir. विजिबल लाइट हमें देखने में हेल्प करती है। हम जो चीज देख रहे हैं वो With good, sir. 7 कलर होते हैं, विबग्यो, ये सब आप जानते हो। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो Yellow, red. एंड रेड। ऐसे ही होता है ना बेटा? Yes. Sir. जो तीसरी रेडिएशन है इंफ्रारेड, ये हीट रेडिएशन है। तो कभी कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि कौन सी रेडिएशन जो सन से आती है वो हीट रेडिएशन है, उसका नाम है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन इज द हीट रेडिएशन। क्या ये वाला शीट समझ में आ गया जो मैंने बताया आपको? Yes. Yes, sir. ओके, अब यस हम आते हैं अपने काम पे, और हमारा काम है डायमेंशन। जैसे आदित्य ने अभी बोला, हीट इज एनर्जी, एक किस्म की एनर्जी है। और एनर्जी के डायमेंशन तो आपने पढ़े हुए हैं, m1 l2 t माइनस। वही डायमेंशन होंगे जो आपने वर्क के पढ़े हैं, जो आपने एनर्जी के पढ़े। हाँ, एनर्जी वाली फैमिली में डाल लेना हीट को भी। हीट और हीट के यूनिट्स वैसे तो जूल ही होंगे। Yes, sir. एसआई यूनिट कौन से होंगे? जूल। बट हीट को हम ज्यादातर मेजर करते हैं कैलोरी में। कैलोरी इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट। जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप उसको नोट जरूर करें। ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, या थ्योरी के बोर्ड एग्जाम में, या आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी। अगर आपसे एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा, सर कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं बेटा, लो अभी करते हैं आपका। देखो, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल अप्रोक्सीमेटली। वैसे तो एग्जैक्टली होता है 4.186 के आसपास। इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप 4.2 जूल करेंगे। Yes, sir. Chemistry में भी आएंगे. केमिस्ट्री में भी आया होगा। मान लो आपके पास हीट आ रही है 20 कैलोरी, आप उसके जूल कैसे बनाओगे? आप 20 into 4. 4.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? जूल। वो आपके पास क्या बन जाएगा? जूल। जूल। इतना समझ में आ गया बेटा? सेकंड, ओके। Sir. यस। ओके, थर्ड डायमेंशन लिखिए। अब ध्यान से काम करना है। स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट इसको भी सिग्मा से ही डिनोट करते हैं। वैसे तो सिग्मा हम सरफेस टेंशन को भी देते हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, सिंबल कम है, क्वांटिटीज ज्यादा है, इसलिए कई बार आपको
एक ही सिंबल कुछ और क्वांटिटीज को भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट। क्या होता है स्टीफन कांस्टेंट, उसको समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा एक लॉ समझना है। लॉ, द लॉ इज कॉल्ड स्टीफन लॉ। कौन सा लॉ बेटा, स्टीफन लॉ। स्टीफन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। स्टीफन ने ये कहा था, जैसे ये एक बॉडी है, ब्लैक बॉडी, ये लॉ किसके लिए था, ब्लैक बॉडी के लिए। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो 100% लाइट को एब्जॉर्ब करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। तो स्टीफन ये कहता है कि मान लो ये ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है टी केल्विन, तो ये अपने में से एनर्जी रिलीज करेगी। कोई भी गर्म चीज के पास जाओगे तो आपको हीट मिलती है ना। Yes, sir. sir, yes sir. आप गैस के ऊपर कोई चीज रख दो, उसके पास खड़े होगे तो आपको हीट देगी। तो स्टीफन एक लॉ दिया, वो लॉ क्या था, एनर्जी रेडिएटेड लिखा है मैंने, पूरा वर्ड आप लिखा, रेडिएटेड पर यूनिट एरिया per second is directly proportional to the fourth power of its temperature। तो पहले आप लॉ को समझो, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, सीधा करके लिखो या लिख लिया आपने, एनर्जी रेडिएटेड यहाँ आएगा पर यूनिट एरिया, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, यहाँ लिख दिया था पर यूनिट एरिया, पर सेकेंड is directly proportional to the fourth power of temperature। एक बार रिपीट करना बेटा लो मेरे साथ, एनर्जी Radiation. unit area Proportional to the fourth to the power fourth of power of temperature। का ये मतलब हुआ ना, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, सेकेंड टाइम में आएगा, is directly proportional to fourth power of temperature। चेक करो यही बनेगा ना लोग। Yes, sir. Yes sir. Yes sir. yes यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी अगर खत्म करते हैं ना, तो कांस्टेंट लगेगा सर। yes, उस कांस्टेंट को बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट। Stephen's constant. अब आप लोग फटाफट सबसे पहले इसके डायमेंशन कौन बनाता है, बना के दिखाओ। मेक द डायमेंशन ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। शाबाश पास। सबसे पहला नाम लिखूंगा मैं, M1 नाम बोलो पहले। रिया, रिया सोनी, हाँ जी। M1 L0 LG T-3 K-4। सर यही आ रहा है। सर यही है। यही है sir, यही आ रहा है। जैस्मिन का भी यही है, काफी बच्चों का यही है। जिन बच्चों का नहीं आया वो देखो, वैसे तो सबका ही आ गया होगा, अपने डायमेंशन में आप लोग एक्सपर्ट हो गए बनाने में। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज इक्वल टू सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4। यहाँ से टेम्परेचर के लिए भी ना हम टी यूज करेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ टी टाइम नहीं है, टेम्परेचर होगा। तो सिग्मा मेरे पास क्या बन जाएगा, एनर्जी एरिया टाइम और टेम्परेचर की पावर 4। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी बेटा, M1 L2 T M1 minus L2 T minus L2 T-2। एरिया के क्या होंगे, L2 सर। L2
टाइम के क्या होंगे, T1 T1 टेम्परेचर के क्या होंगे, K4 4 क्या बनेगा, L2 से L2 कट रहा है ये, बिल्कुल M1 L0 0 T minus 3। 3 T minus minus 4 K 4 minus अभी राज समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके, कुहू आपको, Yes, sir. पलक, Yes, sir. लोनी, लोनी, आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। करो slowly practical। बेटा ये था स्टीफन कांस्टेंट। अगला अपने पास है फोर्थ डायमेंशन। ध्यान से समझना, थोड़े से नाम मुश्किल मुश्किल होंगे, बट आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फोर्थ आपके पास है वीन्स कांस्टेंट। वीन्स कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट, नाम लिख लो, वीन्स कांस्टेंट। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। इसने क्या कहा था कि जब हम किसी ब्लैक बॉडी को, ये सारे लॉज किसके हैं, ब्लैक बॉडी के, जब हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, उसका कोई टेम्परेचर है, उसमें से रेडिएशन निकलती है, जैसा सर इसी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं सर, राइट? हाँ, इसी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। जब कोई बॉडी को आप हीट करते हो तो उसमें से रेडिएशन निकलती है। अब रेडिएशन की ना अपनी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ। वेवलेंथ पता है ना आप लोगों को क्या होती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes sir अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन होती है, अलग अलग वेवलेंथ की। इसमें से कोई तो एक ऐसी वेवलेंथ होगी जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसी एक की तो ज्यादा होगी ना। Yes, sir. तो वीन्स ने ये कहा कि जिसकी वेवलेंथ, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, उसकी वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसकी वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज द लॉ, दिस इज द वीन्स लॉ। लॉ भी मैं लिख देता हूँ। हाँ, लॉ भी मैं लिख रहा हूँ। वेवलेंथ जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है नहीं, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये, मान लो टेम्परेचर है 50 केल्विन और सबसे ज्यादा एनर्जी निकल रही है वॉयलेट कलर की, लेट। जैसे मैंने टेम्परेचर 60 केल्विन कर दिया, फिर इंडिगो कलर ज्यादा निकल रहा है। जैसे ही मैंने 70 कर दिया, फिर कोई और ले लो, ब्लू कलर ज्यादा निकल रहा है। मतलब वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। उल्टा लिख दिया मैंने शायद, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ आप रेड ले लो और यहाँ आप ब्लू ले लो। रेड की वेवलेंथ बड़ी होती है, ब्लू की कम होती है। मतलब ये कि जब आप किसी ब्लैक बॉडी को हीट करोगे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा तो उसमें निकलने वाली रेडिएशन में से हाई एनर्जी वाली रेडिएशन की वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो अभी लॉ के अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं लॉ लिखवा देता हूँ आपको। आपको सिर्फ फॉर्मूले से डायमेंशन बनाने हैं। फोर्थ आप दोबारा से देखो, वीन्स लॉ ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट में लिखवा देता हूँ, इट स्टेट्स दैट wavelength corresponding to maximum energy radiated by black body is
found to be inversely proportional to the absolute temperature of the body. This is the law. It states that wavelength corresponding to maximum energy. तो मुझे इस स्टेटमेंट से भी अभी कोई ज्यादा मतलब नहीं है कि आपको याद हो या ना हो, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं एक दो बार तो एटलीस्ट हमें ये पता चल जाए कि हम किसी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं और किसी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं, सो दैट कि हमें लो फिर फॉर्मूला बनाना आसान हो जाता है। वेवलेंथ इज सर एक बार ये लो समझा दो दोबारा। क्या बेटा? सर लो समझा दो एक बार दोबारा। बता देता हूँ। कोई भी ब्लैक बॉडी जब किसी भी टेम्परेचर पर रेडिएशन देगी, मान लो λ1 वेवलेंथ की, λ2 वेवलेंथ की, λ3 की, इनमें से कोई एक वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी की होगी, मतलब ज्यादा एनर्जी इस वेवलेंथ की होगी। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगली बार जो ज्यादा एनर्जी की वेवलेंथ होगी वो उससे कम वाली होगी। मतलब वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेवलेंथ corresponding to the maximum energy radiated by the black body is found to be inversely proportional to the absolute temperature of the body। आपके लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बस, और ज्यादा डिटेल में आप जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी चैप्टर हम जब थर्मोडायनामिक्स में आएंगे तो फिर इसके ऊपर एक दिन पूरा लगाएंगे वीन्स लॉ पे। अभी आप क्या ध्यान रखो, प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करोगे तो कांस्टेंट आएगा, बी से डिनोट किया गया है इसको बुक्स के अंदर, बी से। तो बी की वैल्यू क्या बन गई बेटा? लैम्डा इंटू टी। बी की वैल्यू क्या बन गई? लैम्डा इंटू टी। इसके डायमेंशन बनाओ सब लोग, इसके डायमेंशन बनाओ बेटा। लैम्डा लेंथ होती है बेटा, लैम्डा लेंथ होती है। लैम्डा के डायमेंशन पूछ रहे हैं कुछ बच्चे। लैम्डा लेंथ होती है, लैम्डा लेंथ होती है, इसके डायमेंशन बनाओ। सर हो गया, सर हो गया। सर हो गया। सर L1 और K1। ये सर M0 L1 M0 L1 T0 K1 K1 M0 L1 T0 K1। क्योंकि लो लैम्डा K1 और टी टेम्परेचर है ये, तो आप लिखोगे M0 L1। लैम्डा के लिए लेंथ, वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ, वेव की लेंथ। आप पकड़ांगे यार, थोड़ा टाइम लग रहा है। टी भी नहीं है, है ना? के है। Dimension ठीक से नाम बोलो। सर विकास। अभिराज। हाँ। रिया। यानी ओके, पलक आपके भी चाहिए क्या? यस सर। वेरी गुड। अब आओ फिफ्थ पे। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर विंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? कौन पूछ रहा है मेरे से ये? सर पिंकी। पिंकी, वीडियो ऑन करोगे पिंकी? वीडियो में इसलिए ऑन करवा रहा हूँ कि मैं आपसे ही थोड़ा सा फैमिलियर हो जाऊँ, क्योंकि अभी तक तो हम लोग ऑनलाइन पे, कुछ बच्चों ने मुझे भी नहीं देखा और मैंने उनको नहीं देखा। पिंकी एक बार ऑन करना बेटा। पिंकी ने वीडियो ऑन नहीं किया ना? करोगे या नहीं? सर चलो कोई बात नहीं। पिंकी वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू नोट कर लो, सब बच्चे करना चाहे तो कर लो। इसकी वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। फिर आपने मेरे से स्टीफन कांस्टेंट की क्यों नहीं पूछी?
वो भी बता देता हूँ, लिखो। स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 5, 6, 7, 8, सॉरी 5, ये क्या बोल दिया मैंने, 5.67 इंटू 10⁻⁻8। अब याद रहेगी ना, 5, 6, 7, 8, 8 माइनस का। इसके यूनिट बताओ अब, सिग्मा के इसके यूनिट थे। अगर आपको सिग्मा का फॉर्मूला दोबारा से बताऊं तो सिग्मा था एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड टेम्परेचर की पावर 4, यही था ना। सर के तो एनर्जी पर सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन होता है पावर। तो मैं इसको याद करवाऊंगा यूनिट को, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। ये जो आपने पूछा दोनों वैल्यू मैंने आपको बता दी, वीन्स कांस्टेंट की भी और स्टीफन कांस्टेंट। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब लिखो फिफ्थ डायमेंशन, दैट इज योर गैस कांस्टेंट। नहीं तो आ गया गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट केमिस्ट्री में शायद आपने कहीं ना कहीं यूज किया होगा। एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बेटा? वो पीवी इज इक्वल टू आर टी। Yes, sir. ध्यान है आपको, पीवी इज इक्वल टू आर टी। पढ़ा है कभी केमिस्ट्री में बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सर No, sir. तो फिर No, sir. ये क्या बनेगा? पीवी बाई टी। पी होता है प्रेशर, पी होता है प्रेशर, सर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी नहीं होता? एनआईटी होता है। एन क्या होता है इसमें? नंबर ऑफ मोल्स। Number of होते हैं। तो यहाँ पर एन और आएगा, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो इसके डायमेंशन बनाओ, क्या बनेंगे? प्रेशर, प्रेशर के क्या होते हैं? M1 L-1 T-2 और वॉल्यूम के क्या होते हैं? L³ cube. टेम्परेचर के क्या होंगे? Kelvin K1 एन के वैसे मोल में होंगे, लेकिन हम MOL लिखेंगे इसको मोल में। मोल भी तो फंडामेंटल हो गया ना, मोल भी तो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसके डायमेंशन आप क्या बनाओगे? अब इसके डायमेंशन आप 5 में लिखोगे। क्या क्या? M1 L2T minus 2 K minus 1 mole inverse. मोल इनवर्स K माइनस। जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आएंगी वो सारी की सारी आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड योर गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बताऊं या पता है आपको? सर बता 8.31 यूनिट क्या होंगे? ये वैसे ना एनर्जी बन जाता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम को आप चेक करके देखना, इसके डायमेंशन एनर्जी वाले बनते हैं। तो देखो ये एनर्जी है ना, M1L2T-2, तो एनर्जी क्या होगा? जूल पर मोल पर केल्विन। या अगर आप कैलोरी में करना चाहते हो, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, Yes. sir. बहुत बढ़िया बच्चे हो शाबाश। हेडिंग बनाओ सब बच्चे। नेक्स्ट 6, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट,
ये शायद आपने केमिस्ट्री में वर्ड पढ़ा होगा या कभी 9th-10th में। मैं समझा देता हूँ, मैं हर चीज़ आपको पहले समझाऊंगा फिर आपका डायमेंशन पे आएंगे। जैसे ये एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री, ले लो डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने इसको हीट देना शुरू कर दिया बाहर से। जब आप इसको हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। तो अगर इसका टेम्परेचर 31 हो जाए, मतलब 1 डिग्री बढ़ जाए, उसके लिए मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? सर 1 पर यूनिट मास, मतलब 1 ग्राम बॉडी पर, 1 ग्राम ले लो या 1 किलोग्राम ले लो, 1 किलोग्राम की बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी? उस हीट को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। जैसे मान लो आपने पानी लिया 1 किलोग्राम और उसको गैस पे रख दिया। पानी का टेम्परेचर था 20 डिग्री। आपने एक थर्मामीटर लगा के रखा हुआ है चेक करने के लिए। जैसे ही पानी का टेम्परेचर 21 हुआ, 20 से 21 होने में जो भी हीट यहाँ से हमने दी इसको, उस हीट को बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट। इज इट क्लियर? यस यस सर। तो डेफिनेशन लिखना चाहोगे? सर एक बात क्या कह रहे हो बेटा? सर ये स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट समझ नहीं आ। अभी बताता हूँ बेटा, पहले एक बार डेफिनेशन लिख लो, समझ आ जाएगा। दोबारा से बता दूंगा। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to increase the temperature of यूनिट 1 को बोलते हैं यूनिट मास। जैसे मैंने 1 किलोग्राम लिया ना, जब भी वर्ड किसी भी डेफिनेशन में यूनिट वर्ड आएगा उसका मतलब 1 से ही है, अपने माइंड में फिक्स करो। It is the amount of energy required to increase the temperature of unit mass by unit degree। यूनिट का मतलब क्या बोला मैंने? 1। तो 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट आप दोगे उस हीट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ये एक बॉडी है, फिर से बता रहा हूँ, 1 किलोग्राम की बॉडी है, टेम्परेचर 20 डिग्री है। इसका टेम्परेचर 21 करने के लिए जो भी हीट आपने इसको दी थी उसको क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट कहेंगे। क्या अब समझ में आ गया जिसका डाउट था? ओके, अब कंसेप्ट से न्यूमेरिकल इसका फॉर्मूला बनाते हैं। मेन तो फॉर्मूला ही है ना जो अपने को यूज करना है। मैं मान लेता हूँ कि एक बॉडी है जिसका मास m ग्राम है। जैसे ये एक बॉडी है, इसका मास है m, इसको मैंने हीट दी, हीट को h ले लो। तो इस हीट ने इस मास का टेम्परेचर चेंज कर दिया। चेंज ऑफ टेम्परेचर को डेल्टा टी बोलते हैं। जब भी हम हीट देते हैं तो किसी का भी टेम्परेचर चेंज करता है, तो वो कितनी हीट चाहिए कि जितना बड़ी बॉडी होगी उतनी ज़्यादा चाहिए, जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करना है उतनी ज़्यादा चाहिए। ऐसे ही होता है ना। अगर 1 किलोग्राम पानी लोगे और दूसरी जगह पे आप 50 किलोग्राम पानी लोगे तो उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी ना आपको। यस सर। यस 1 डिग्री बढ़ाना है या 10 डिग्री बढ़ाना है या 50 डिग्री बढ़ाना है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है उतनी ज़्यादा हीट चाहिए। तो हीट किस पे डिपेंड कर रही है?
मास से और डेल्टा टी से। यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो स्मॉल एस आ जाएगा, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्मॉल एस आ गया एम डेल्टा टी, तो स्मॉल एस किसके इक्वल हो गया, हीट बाय मास बाय टेम्परेचर। जब आप डिवाइड करते हो तो पर यूनिट हो जाता है, तो आप ऐसे डिफाइन करते हैं ना, हीट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या बन गया, हीट बाय मास एंड टेम्परेचर। मनन समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर। तो हीट एनर्जी होती है, मास मास ही है, और टेम्परेचर का चेंज भी Sir, टेम्परेचर। m0 L2 T minus 2 K minus 1. m0 L2 L2 T minus 2 माइनस 2 K minus 1. K minus 1. ये आपको कल तक याद होने चाहिए डायमेंशन। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट कोई कांस्टेंट नहीं है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होती है, तो इसलिए इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जो मैं आपको नोट करवाऊं, इसकी वैल्यू अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल, एक आधा एग्जांपल दे देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर याद रखो, वो होती है 1000 कैलोरी, कैलोरी में दे रहा हूँ, कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसके जूल बनाने हो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना, 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका मतलब समझते हो आप, 4200 जूल, इसका ये मतलब है 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर, 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको 4200 जूल देनी पड़ेगी। इसका ये मतलब है, स्पेसिफिक हीट का ये मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास वाटर है 1 किलोग्राम, और हम चाहते हैं उसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाए, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए तो आपको देनी पड़ेगी 42, और 10 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको 42,000। 42,000 जूल। समझ रहे हो ना? ये सर इसको किलोग्राम की जगह लीटर में नहीं लेना चाहिए? लीटर में नहीं लेना चाहिए बेटा, हमने पर यूनिट मास लिया, और मास लीटर में नहीं होता, मास किलोग्राम या ग्राम में होता। ओके, लीटर में तो ओके लीटर में तो वॉल्यूम होता है बेटा, मास हम उस वॉल्यूम का मास बनाएंगे। हमें पता है कि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमें लीटर में दिया होगा तो भी हमें मास बनाकर इस फॉर्मूले को यूज करना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, नेक्स्ट डायमेंशन, नंबर कौन से, 7 है क्या आपका? यस सर, Yes 7. sir. लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, इसको एल से डिनोट करते हैं। अब ये एल लेंथ वाला एल नहीं है, सिंबल मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंबल कम है क्वांटिटी ज्यादा है, तो डुप्लीकेसी होगी। एल से डिनोट करते हैं लेटेंट हीट। एनीबॉडी जिसको पता हो लेटेंट हीट? हिडन हीट जो स्टेट के लिए यूज होती है ये वाली हीट। amount of heat in जो joule. टेम्परेचर को चेंज, सर जो स्टेट को चेंज करने के लिए यूज होती है। ऐसी हीट, टेम्परेचर राइज नहीं Amount होता। of heat required in joule to change 1 kg state. यस सर। बस शाबाश। इसका आंसर है कि पूरी स्टेटमेंट किसने दी है? आदित्य. आदित्य। अमाउंट ऑफ हीट, देखो स्टेट क्या होता है, पहले तो आप स्टेट समझो। 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, गैसेस। जैसे आपके पास आइस है,
आइस कौन सी स्टेट में? सॉलिड। सॉलिड। आपने इसको मेल्ट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? वाटर। वाटर। लिक्विड। लिक्विड। तो 100 डिग्री से ऊपर ले गए तो ये क्या बन जाएगा? वेपर। वेप। वेपर्स। तो वाटर की भी तीन तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो लेटेंट हीट के स्टेट चेंज करने के लिए हीट। अब क्या बर्फ अपने आप पानी बन जाएगी? नहीं, बर्फ को हीट मिलेगी तो पानी बनेगा उसका। अगर आप अपने रेफ्रिजरेटर में से बर्फ को धूप में रख दोगे तो क्या वो बर्फ रहेगी क्या? नो नो सर। सर। नो सर। वो बन जाएगा वाटर। इसका मतलब इसको हीट मिली और इसने अपनी स्टेट बदल ली। सिमिलरली इसी वाटर को आप 100 डिग्री पे ले जाओ, उसके बाद देखो ये पानी रहेगा ही नहीं। आप आज ही एक गैस के ऊपर पानी रख दो और बंद मत करना, इसको चलने दो 10 15 25 30 मिनट। आप देखोगे ये पूरा पैन खाली हो जाएगा। इतना पानी था तो सारा वेपर्स बन के हवा में चला गया और इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि स्टेट बदल गई। तो लेटेंट हीट, it is the amount of heat required to change the state of unit mass। यूनिट फिर मैं बता रहा हूँ, वन को बोलते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा यहाँ, जब स्टेट बदलती है तब टेम्परेचर वही रहता है। तो इसमें इसके फॉर्मूले में टेम्परेचर आएगा ही नहीं। फिर इसके फॉर्मूले में क्या आएगा? हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो एल आ जाएगा, लेटेंट हीट इनटू मास। अब आप यहां से लेटेंट हीट के डायमेंशन बना दो। लेटेंट हीट क्या होगा? हीट पर यूनिट मास। हीट पर यूनिट मास, बताओ क्या होंगे डायमेंशन? सर सर L2 M0 L2 T 0 minus 2. L2 T Yes, minus sir. 2। M0 L2 L2 माइनस, बिल्कुल सही है। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ लेटेंट हीट। सर ये टेम्परेचर का सर बताना एक बार सर दोबारा। इसमें जब स्टेट बदलती है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बदलेगी या 100 डिग्री पे बदलेगी। 0 डिग्री पे आइस थी और 0 डिग्री पर ही वो वाटर बनेगा। इसमें टेम्परेचर नहीं चेंज होता। वाटर आपको तीनों स्टेट में मिलता है एक ही पॉइंट पर, जिसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ये शायद कभी केमिस्ट्री में पढ़ो, बट यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ कि जब आइस मेल्ट हुई तो जब उसने वाटर बनाया तो टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ। हाँ, अगर आपका टेम्परेचर चेंज होता है बाद में, वाटर बनने के बाद, वो स्पेसिफिक हीट होगी। फिर स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर चेंज करती है और लेटेंट हीट सिर्फ स्टेट बदलती है, चेंज नहीं करती है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, मान लो, तो वो आप समझना वो स्पेसिफिक हीट के कारण बढ़ा है, लेटेंट हीट के कारण नहीं बढ़ा। लेटेंट हीट हमेशा स्टेट को बदलेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके बेटा, इतना समझ में आ गया सबको? यस Yes, सर। sir. Yes sir। आज मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे जो आपके पेंडिंग थे थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड, अब इसमें कुछ चीजें और आ जाती हैं कई बार, उनके नाम अलग अलग होंगे, होगा सेम। जैसे इंटरनल एनर्जी के डायमेंशन बताए। अब नाम में ही एनर्जी आ गया तो एनर्जी वाले डायमेंशन ही होंगे। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? कोई भी गैस के पास, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक तो इंटरेक्शन होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी होती है
और गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं इधर उधर, काइनेटिक एनर्जी भी होती है। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। यू से डिनोट करते हैं इसको, हम यू से डिनोट करते हैं इंटरनल एनर्जी को। तो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ऐसे ही एक और नाम आएगा आपको कभी ना कभी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसके और गैस कांस्टेंट के डायमेंशन सेम है। इसके और गैस कांस्टेंट के डायमेंशन सेम होते हैं, यूनिट भी सेम होते हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। आपस में इनका एक रिलेशन आएगा, वो आपने इसकी वैल्यू क्या होती है किसकी बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की? बेटा निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू होगी, इसको एक तो आप डिनोट करते हो स्मॉल के से। जो गैस कांस्टेंट होता है ना, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना होता है, वहां से इसकी वैल्यू निकली। गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 8.31 है। एवोगैड्रो आपने मोल कंसेप्ट पढ़ लिया हुआ शायद केमिस्ट्री में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0.023 ऐसे कुछ वैल्यू होती है। 10⁻⁵ 23. ये किलोग्राम, सॉरी 23 होती है। तो इसको हम सॉल्व नहीं करते, जब भी यूज होगा ना न्यूमेरिकल में, हम गैस कांस्टेंट की याद रखते हैं, इसकी याद रखते हैं, इसको सीधा पुट कर लेते हैं। भाई कैलकुलेटर से आप निकाल के देख लेना, वो वैल्यू आ जाएगी। Sir, 1.38 into 10 raised to power minus 23. 1.38 Into minus 23. वेरी गुड। ये कैलकुलेटर से निकाला या पता था? सर पहले से पता था। वेरी गुड। सर इसकी यूनिट क्या लगानी है? यूनिट देख लो बेटा, गैस कांस्टेंट की क्या होती है यूनिट? एवोगैड्रो नंबर तो नंबर ही है ना, वही लगा लेंगे। आज का लेक्चर जो था थोड़ा सा टॉपिक तो कम थे। हमने टेम्परेचर से स्टार्ट किया, हमने हीट की बात की, उसके बाद हम लोग कुछ कांस्टेंट पे आए, स्टीफन्स कांस्टेंट, Means को मीन्स कांस्टेंट पे आए, गैस कांस्टेंट की भी हमने बात की। इवन specificate like लास्ट में मैंने आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी बताया। फिर हमने स्पेसिफिक हीट की बात की होगी, और फिर हमने लेटेंट हीट की बात की होगी। क्या इसके अलावा कोई बात की है? ऑल यस बेटा, बोलो क्या बोल रहे सर हो? सर सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक पर बता दो। क्या कह रहे हो बेटा? सर सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक बता दो, जो कल करवाया था उसमें प्रॉब्लम है। कल आपने अटेंड नहीं किया था? सर किया था, वो प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया आज में। करवा देता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर एक बार इंटरनल एनर्जी दोबारा बता दो। इंटरनल एनर्जी होती है, हाँ इंटरनल एनर्जी भी तो मैंने बता दिया ना। इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस की, उसके मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी ना। एनर्जी दो तरह की होती है, आपको पता ही है, पोटेंशियल और काइनेटिक। यस सर। ये गैस के मॉलिक्यूल्स के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है और कितनी काइनेटिक है, उसका सम करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। डायमेंशनल एनर्जी वाला है आंसर इसका? हाँ एनर्जी आएगी बेटा, एनर्जी है Yes. तो एनर्जी आएगी। m1 l2 t-2, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के भी तो यही होते हैं, m1 l2 t। Yes. कोई भी एनर्जी के सेम होंगे,
तो इंटरनल एनर्जी को भी आप उसी फैमिली में डाल लेना, जिसमें वर्क आ गया, एनर्जी आ गया, हीट आ गया, अब इंटरनल एनर्जी भी आ गया। सब सबके डायमेंशन सेम हो। अब जो आप पूछ रहे हो ना कल वाले 2-3 टॉपिक, इसमें से बेटा जो बच्चे आज कनेक्ट हुए हैं, मनन और वो बेशक लीव कर दे बेटा, वो टॉपिक आपने नहीं किया हुआ। मनन, पलक, सलोनी, ये बच्चे अब लीव कर दें क्लास को, क्योंकि वो टॉपिक इन्होंने नहीं किया हुआ। सर मैं आई लीव। हाँ पलक आप भी लीव कर दो, क्योंकि ये जो डाउट ले रहे हैं वो टॉपिक आपने नहीं किया हो तो फिर कंफ्यूजन होगा। पलक भी और मनन भी लीव कर दो। बाकी भी जिसका डाउट नहीं है, अगर डिस्कस नहीं करना और कोई क्लास है तो वो लीव कर दें। आज कंपटीशन की क्लास होगी एट 2 o'clock। थ्योरी की क्लास मैंने अब ले ली है कंबाइंड आज की। आज सिर्फ कंपटीशन वाले बच्चे कनेक्ट करेंगे मुझे 2 o'clock, वो भी जिन्होंने वेक्टर के सारे लेक्चर लगाए हुए। जिनका कुछ पेंडिंग है पहले पिछले लेक्चर पूरे करो, फिर कनेक्ट होना। अब बोलो बेटा क्या क्या डाउट है आपका, दोबारा से बोलो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। 1 मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक करके बोलो बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एक्चुअली, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स के डायमेंशन आप जानते ही हो, m1 l1 t-2, और चार्ज होता है at। तो क्या बनेगा, m1 l1 t-3 a-, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, ये भी फॉर्मूला होता है। तो वो जो जैसे आपको पसंद हो, जो भी आप लगाना चाहो। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज, नीचे क्या आ गया लेंथ, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। वैसे ये सीधा सीधा पड़ा हुआ है, फोर्स बाय चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगला डाउट बेटा, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सेल्फ इंडक्टेंस कौन पूछ रहा था? इसके लिए मैंने आपको यही बता दिया था कि L/R टाइम के बराबर होता है। L होता है सेल्फ इंडक्टेंस, R होता है रेजिस्टेंस, या फिर आप एनर्जी के फॉर्मूले में भी सेल्फ इंडक्टेंस आता है, मैग्नेटिक एनर्जी ½ Li²। ये एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी। कई बार एनर्जी को हम U से भी डिनोट करते हैं, E से भी कर देते हैं, जैसे मर्जी कर लो। यहाँ से आप L निकाल दो। L सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमने दिया सिंबल, ये इलेक्ट्रिसिटी में था, सेल्फ इंडक्टेंस इलेक्ट्रिसिटी में था। और कोई डाउट किसी का? नो सर। आज का लेक्चर समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, यस yes, सर। यस सर। sir. ओके बेटा, फिर थैंक्स फॉर द डे। और 2 o'clock जिनका कॉम्पिटिशन वाला बैच है, एक्सक्यूज मी सर। yes, बोलो। सर संडे को जो अरविंद सर टेस्ट दे रहे हैं, हाँ सर संडे को अरविंद सर ने टेस्ट रखा है यूनिट एंड डायमेंशन का। बेटा वो उन्होंने अपनी सर यूनिट एंड डायमेंशन को भी पूरी, यूनिट एंड डायमेंशन कर लिया आपने? सर अभी पूरा नहीं हुआ। बेटा ऐसा है, वो आपका ऑप्शनल टेस्ट है। आपका अगर टॉपिक पूरा हुआ है तो आप टेस्ट में बैठना, अगर आपका टॉपिक पूरा नहीं है तो आप टेस्ट में नहीं बैठना। उनका सिर्फ केमिस्ट्री वाला टेस्ट दे देना। फिजिक्स का वही बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट करना जिनका टॉपिक पूरा हो चुका है और जो पूरे कॉन्फिडेंट है। अगर आप इतना देखना चाहते हो कि चलो जितना भी है उसमें से हम कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि मेरे से उन्होंने बात नहीं की, मैंने कल पूछा था तो वो कह रहे थे कि हाँ हम ले रहे हैं, हम लोग अपना कंबाइंड कोई टेस्ट ले रहे हैं। तो लेकिन वो बच्चों के लिए ऑप्शनल है देना। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने टॉपिक ओके तो आप फिजिक्स को पकड़े, नहीं तो वो टेस्ट मैं जब
आपका अच्छे से हो जाएगा। मैं सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट ले लूंगा, लेकिन टाइमिंग का ध्यान रखना। रहने देना। टाइमिंग का ध्यान रखना। कल 2 बजे मेरी क्लास होती है कंपटीशन। ये आप बोल देना सर को कि 2 बजे। टाइम पे सर तो टेस्ट मत देना। सर सर 2 to 5 टेस्ट है कल को। वो आप बोल देना कि 2 से 3 तो हमारी क्लास होती है कंपटीशन की, रेगुलर सैटरडे और संडे होती है। कर लेना बात। हाँ जी बेटा, और क्या कहना है? सर वो कंपटीशन वाले जो पहले तीनों लेक्चर थे सर वो सेंड कर देना। किसको बेटा, नाम बोलो। सर आर्यन। आर्यन, ओके ओके आर्यन, मैं सेंड कर दूंगा बेटा आपको लेक्चर। वो वेक्टर के लेक्चर है। इस वीक तो आप अटेंड मत करना। अगले वीक फायदा ये होगा कि थ्योरी में भी वेक्टर शुरू हो जाएगा और उधर से वो लेक्चर भी मिल जाएंगे, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। सर सिर्फ सैटरडे और संडे को ही होती है ना? हाँ बेटा, 2 दिन होती है ये क्लास, सैटरडे और संडे को। हाँ जी, कुछ और? सर थ्योरी में वेक्टर ट्यूसडे से स्टार्ट है। बेटा मंडे को तो टेस्ट है तुम्हारा, पता है ना? सर हमारा तो है ही